चलिए जी। आज हम अपने लेक्चर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ एडवांस्ड अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन बताया था आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा करी थी और मैंने ये भी बोला था कि मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू ही दूंगा और कुछ नहीं है, बिकॉज ग्रुप 1 के अंदर आपने ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले से पढ़ रखे होते हैं, है ना। ये हमने कर लिया था। मैंने कहा था लिखवाना नहीं है। पूरे का पूरा सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक सिलेबस में कौन कौन से कंटेंट हैं हमारे कोर्स के अंदर। आइए आज हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपने सिलेबस की शुरुआत करेंगे। एंड टुडे वी विल स्टार्ट, हेडिंग बनाइए AS 19, दैट इज लीजेस। AS 19 से स्टार्ट कर रहे हैं, लीजेस से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड भी है और थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, चलिए जी। हमेशा की तरह पहले 5 मिनट हम लिखेंगे और फिर उसको धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। लिखिए जी। पॉइंट नंबर 1, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is mandatory in nature and applicable on all entities। पर आपको एक बात बताई थी कि AS 15, 19, 20, 28 और 29 में पार्शियल एग्जम्पशन है। बच्चे 19 में भी SMCs को और लेवल 2 और लेवल 3 की एंटिटीज को पार्शियल एग्जम्पशन दी गई है। बट partial exemption is given to SMCs and level 2 and level 3 एंटिटीज। तो इनको पार्शियल एग्जम्पशन दी गई है, SMCs को भी और लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज को भी। नंबर 2, पहले लिखेंगे, अब समझेंगे नहीं समझेंगे बाद में। मीनिंग ऑफ लीज। मीनिंग ऑफ लीज लिखिए। लीज मीन्स an agreement where one person known as lessor transfers to another person ब्रैकेट में known as lessee the right to use any asset without ownership for a consideration or series of consideration। लिखते जाइए। पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ लीज। टाइप्स ऑफ लीज लिखो।
lease can be of two types. Lease can be of two types. Subpoint A, financial lease, and subpoint B, operating lease. Point number 4, financial lease. It means a lease under which risk and rewards are also transferred along with right to use an asset. Risk and rewards are also transferred along with right to use an asset. Number 5, ऑपरेटिंग लीज. देखिए, द लीज अदर देन फाइनेंशियल लीज is called operating lease. Point number 6, indicators of financial lease. Indicators of financial lease. लिखो, यहाँ पर लिखो, if any of the following indicators exists, then lease will be classified as financial lease. Subpoint A, lessee will automatically becomes the owner of the asset at the end of lease term. B, lessee has the option to become the owner of the asset at the end of lease term at a price which is substantially lower than the market price, and at inception of lease, it is virtually certain that
lazy will exercise that option C, where lease term is equal or substantially equal to the economic life of asset D, where present value of lease rentals is equal or substantially equal to the fair value of asset at inception of lease, or E, where asset is of such a specialized nature that it cannot be used by any person other than lessee without making major modifications, without making major modifications। चलिए जी, लिखिए बच्चे इसको जल्दी, फिर बात करते हैं। चलिए जी, चलिए। बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, पर बहुत इजी स्टैंडर्ड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, बड़े आराम से आपको बात समझ में आ जाएगी। सुनते जाना है बस मेरी बातों को, और कुछ नहीं। लिखिए लिखिए जल्दी। चलें जी। होप सो आपने लिख लिया होगा सबने। आओ बच्चों, अब समझना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें हैं। सुनिए जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 डील्स विद लीजेस। The first question arises, what is lease? कि सर ये लीज क्या होता है? बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक परिभाषा दी है। वो कहता है लीज होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। ये लो, टू पार्टीज बन गए। एन एग्रीमेंट between two parties where one person known as lessor, और लेजर ही क्या होता है? एसेट का ऑनर भी होता है। where one person known as lessor transfers to another person, और इस another person का नाम क्या है? lessee। where one person known as lessor transfers to another person, क्या?
राइट टू यूज एन एसेट, राइट टू यूज एन एसेट। प्लीज, एसेट नहीं ट्रांसफर हो रहा, सिर्फ एसेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर हो रहा है। ये पेंसिल मेरी है, मैं ये पेंसिल को अपने दोस्त को यूज करने के लिए दे दूं तो मैं कहूंगा कि मैंने ये पेंसिल दोस्त को लीज पे दे रखी है, बेचनी नहीं है। ऑनरशिप मेरी है, ऑनरशिप मेरी ही रहेगी, बेचनी नहीं है, सिर्फ उसको यूज करने का राइट देना है। सर फ्री में देना है? अरे नहीं नहीं, फ्री में नहीं देना है। बदले में वो दोस्त मुझे या तो पेमेंट देगा या फिर सीरीज ऑफ पेमेंट देगा, और इन्हीं सीरीज ऑफ पेमेंट्स को बच्चे बोला जाता है क्या? इंस्टॉलमेंट्स। समझ आया? सो लीज क्या है बच्चे? बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन दी गई है लीज की, कि लीज एक एग्रीमेंट है वेयर वन पर्सन नोन एज लेजर ट्रांसफर्स टू अनदर पर्सन नोन एज द लेजी the right to use an asset for a consideration or series of consideration। मुफ्त में नहीं होना चाहिए, एसेट बिकना नहीं चाहिए, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। कंट्रोल किसके पास रहेगा? ऑनर के पास, लेजर के पास ही रहेगा। पहले भी कंट्रोल उसके पास था, अभी भी कंट्रोल उसके पास रहेगा, पर लेजी के पास सिर्फ क्या है? राइट टू यूज है। वो एसेट को यूज कर सकता है और बदले में लेजी लेजर को क्या देगा? या तो पेमेंट देगा या फिर सीरीज ऑफ पेमेंट देगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा गया है क्या? लीज कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ आती है बात? दिस इज कॉल्ड लीज। तो बच्चे ध्यान से देखो कि बहुत बड़ी परिभाषा है लीज की, बहुत बड़ी परिभाषा है। याद रखना, फिर बोल रहा हूं, राइट टू यूज ट्रांसफर होगा पर विदाउट ऑनरशिप, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। सो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें सिर्फ राइट टू यूज ही ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मेरा एएस क्या नाम देता है? लीज नाम देता है। सर कुछ एग्जांपल्स दो। बच्चे हम घर किराए पे लेते हैं, क्या ये लीज है? यस, लीज है। हमारे पास सिर्फ उसको यूज करने का राइट होता है, ऑनरशिप हमारे पास नहीं होती। हम कोई दुकान किराए पे लेते हैं, क्या ये लीज है? यस सर, ये लीज तो सबको पता है। कोई अलग सा एग्जांपल दो। और सुनो, आप लोग एक कार खरीदते हो, आपने कार खरीदी है इंस्टॉलमेंट्स पे, क्या कार की ऑनरशिप आपको मिल जाएगी? कार की ऑनरशिप आपको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी बच्चे, नहीं मिलेगी। ऑनरशिप कौन रखेगा? आईसीआईसीआई बैंक रखेगा, जिसने इसको फाइनेंस किया है। सो कार की ऑनरशिप आपको नहीं मिलती, आपको सिर्फ क्या मिलता है? राइट टू यूज मिलता है। क्या आप उसको यूज कर सकते हैं? सर आरसी तो हमारे नाम होती है, तुम्हारे नाम होती है, पर वो सिर्फ इसलिए होती है कि कल को कहीं कार ठोक ठोक दो तो वो आईसीआईसीआई बैंक को ना पकड़ने चले जाएं, वो आपको पकड़े। और आरसी के नीचे लिखा रहता है क्या? हाइपोथिकेटेड टू आईसीआईसीआई बैंक। और अगर कार आपके पास कार की ऑनरशिप है तो उसको बेच के दिखाओ, आप बेच ही नहीं सकते उसको, क्योंकि आपके पास फुल ऑनरशिप नहीं होती। हाइपोथिकेशन किसका होता है? आईसीआईसीआई बैंक का होता है। आप सारी दुनिया को बोलते हैं कि मैंने कार खरीद ली है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है भाई तूने कार खरीदी नहीं है, तूने कार आईसीआईसीआई बैंक से लीज पे ली है, जहां तेरे पास सिर्फ राइट टू यूज है, ऑनरशिप नहीं है, और बदले में तू आईसीआईसीआई बैंक को पेमेंट्स करेगा या फिर कहें तो सीरीज ऑफ पेमेंट्स करेगा।
क्लियर है बात? समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड लीज कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें बच्चे इंक्लूड हो चुके हैं जो आम व्यक्ति को लीज नहीं लगता। आम व्यक्ति को लगता है कि मैंने ये चीज खरीदी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सिंपल शब्द बोलता है, अगर तेरे पास ऑनरशिप नहीं है, तो सिर्फ यूज कर रहा है, तो तूने वो चीज खरीदी नहीं है, तेरे पास सिर्फ राइट टू यूज है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग विल बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19। ओके है? समझ आ गया? आइए जरा परिभाषा देखें। मीनिंग ऑफ लीज अंडरलाइन करने, जो वर्ड्स में अंडरलाइन करूंगा। लीज क्या है? लीज मीन्स एन एग्रीमेंट वेयर वन पर्सन नोन एज लेजर ट्रांसफर्स टू अनदर पर्सन नोन एज लेजी क्या? राइट टू यूज एनी एसेट विदाउट ऑनरशिप फॉर अ कंसिडरेशन और सीरीज ऑफ कंसिडरेशन, या तो कंसिडरेशन के लिए या फिर सीरीज ऑफ कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर्स किए जाते हैं। ओके, क्लियर है? सो दिस इज लीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि दो तरह की लीज होती है। दो तरह की लीज होती है। एक होती है फाइनेंशियल लीज और दूसरी होती है ऑपरेटिंग लीज। दो तरह की लीज होती है, एक फाइनेंशियल लीज और दूसरी ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज क्या है? सर पहले तो दो तरह की लीज बनाई क्यों गई? बच्चे एक ही कारण है दो तरह की लीज बनाने का। फाइनेंशियल लीज की अकाउंटिंग अलग है और ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग अलग है। अब ये क्यों अलग है? इसके लिए पहले आपको दोनों लीजेस का मीनिंग सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल लीज एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो कह रहे फाइनेंशियल लीज का मतलब होता है वो वाली लीज जिसमें राइट टू यूज के साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर हो जाएं। मतलब राइट टू यूज ट्रांसफर होगा, वो तो हमने लीज में पढ़ ही लिया, पर राइट टू यूज के साथ साथ क्या ट्रांसफर होने चाहिए? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर हो जाएं। ऐसी लीज को बच्चे बोला जाता है कौन सी? फाइनेंशियल लीज। सर व्हाट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड? बच्चे रिस्क होता है कि अगर एसेट को नुकसान हो गया तो वो नुकसान भी आप बेयर करेंगे, और रिवॉर्ड होता है कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई, आपको फायदा हो गया, ये फायदा भी आपका। बताओ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां आपके पास ऑनरशिप ना हो पर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपके हों, कि एसेट का नुकसान आप बेयर करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ गई वो आप बेयर करेंगे, पर ऑनरशिप आपके पास नहीं है। सो बच्चे अभी जो एग्जांपल दिया था मैंने किसका? कार का, वो यही तो था कि जब आप किस्तों पे कार खरीद के लेके आते हैं, सो प्लीज क्या कार का रिस्क आपका है? यस। कार कहीं ठुक गई तो जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है, बैंक की थोड़ी ना है। सो कार अगेन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्या? फाइनेंशियल लीज। सो फाइनेंशियल लीज एक ऐसी लीज है जहां राइट टू यूज तो जाता ही जाता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल सुनिए। आपने कोई फ्लैट खरीद लिया, मान लो इंस्टॉलमेंट्स पे आपने कोई फ्लैट खरीद लिया। अब ये 99 ईयर की लीज पे होता है।
कल को फ्लैट की वैल्यू बढ़ जाए हमें ही फायदा होता है, फ्लैट की वैल्यू गिर जाए हमें ही नुकसान होता है, फ्लैट में कोई दिक्कत आ जाए हमें ही नुकसान होता है। ये भी कौन सी लीज है? फाइनेंशियल लीज। पर ऑनरशिप हमारे पास नहीं होती इसकी। ऑनरशिप तो तब मिलेगी जब पूरी की पूरी किस्तें पे कर देंगे। सर ये क्यों बनाया क्यों गया है ये बताओ कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। बच्चे देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ऑनर लेजर है, यूजर लेजी है। लेजी क्या है? यूजर। लेजर कौन है? ऑनर। फाइनेंशियल लीज के केस में क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑनर के हैं, सॉरी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स यूजर के हैं, तो यूजर अपनी बुक्स में एसेट को क्या कराएगा? कैपिटलाइज कराएगा, ये मानते हुए कि उसने वो एसेट खरीदा है, इवन दो वो एसेट किस पे लिया गया है? लीज पे लिया गया है। फिर से सुनो, मैंने ये पेंसिल अपने दोस्त को फाइनेंशियल लीज पे दे दी, तो मान लिया जाएगा कि दोस्त ने ये पेंसिल खरीद ली है और वो पेंसिल को अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू मुझे क्रेडिट करेगा, क्योंकि सारे पैसे उसने मुझे किश्तों में देने हैं, इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। इसलिए फाइनेंशियल लीज में लेजी को अगर इनकम टैक्स की भाषा में बोलूं तो डीम्ड ऑनर मान लिया गया। ऑनर चाहे लेजर है, पर लेजर बच्चे कानून की नजरों में ऑनर है। हम ग्रुप 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में पढ़ते होते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। लेजर कानून की नजरों में ऑनर है, बट एएस की नजर में ऑनर लेजी है। और बुक्स में एसेट कौन कैपिटलाइज कराएगा? लेजी कैपिटलाइज कराएगा। सोचो, आपने कभी सुना है आपने चीज किराए पे ली और एसेट अकाउंट डेबिट कर दिया हो? इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही करवा रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है भाई सिर्फ कागजात लेजर के नाम पे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेजी एसेट का यूजर है, लेजी एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी बेयर कर रहा है। सो मैं मान के चलूंगा कि ऑनर कौन है? लेजी है, लेजर नहीं है। सो ये स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग है। हालांकि मैं भी चलाई जा रहा हूं, इतना भी कोई स्पेशल नहीं है। जो ग्रुप 1 में हायर परचेज पढ़ा था बच्चे, वो यही तो था। ग्रुप 1 में आपने जो हायर परचेज पढ़ा था वो यही तो था। हायर परचेज में यही तो आप करते थे। एसेट किसकी बुक्स में लिखते थे? परचेजर की बुक्स में। और वहां मैंने बोला भी था कि हायर परचेज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल लीज। कुछ एंट्रीज भी करते थे। हाँ बच्चे, सेम एंट्रीज यहां भी करनी है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हायर परचेज थोड़ा देसी था, ये थोड़ा बढ़िया है। क्लियर है? तो सेम एंट्रीज आपको यहां भी करके दिखानी पड़ेंगी, वो करेंगे बात। सो हायर परचेज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल लीज। सो फिर से, व्हाट इज फाइनेंशियल लीज? एनी लीज जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर हो जाएं along with the right to use an asset is known as क्या? फाइनेंशियल लीज। और जहां सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर हो? राइट टू यूज ही ट्रांसफर हो, उस लीज को बोला गया क्या? ऑपरेटिंग लीज। या ऐसे भी बोल सकते हैं, द लीज अदर देन फाइनेंशियल लीज इज नोन एज क्या? ऑपरेटिंग लीज। द लीज अदर देन फाइनेंशियल लीज इज नोन एज क्या? ऑपरेटिंग लीज। सर ऑपरेटिंग लीज में एसेट किसका होता है? लेजर का होता है। किसकी बुक्स में रहता है? बच्चे लेजर की बुक्स में रहता है। लेजी लेजर को क्या पे करता है? रेंट पे करता है। वो रेंट लेजर के लिए क्या होती है? इनकम होती है। और लेजी के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। सो ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग खत्म हो चुकी है जी। ऑपरेटिंग लीज में कुछ नहीं पढ़ना। लेजी के लिए रेंट खर्चा है, लेजर के लिए रेंट इनकम है, फिनिश। और कोई ट्रीटमेंट नहीं है ऑपरेटिंग लीज का, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एसेट लेजर की बुक्स में है, लेजर की बुक्स में ही रहेगा। डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? लेजर क्लेम करेगा इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज।
जबकि फाइनेंशियल लीज में एसेट किसकी बुक्स में आ जाएगा? लेजी की बुक्स में। लेजर की बुक्स में वो सेल दिखा दी जाएगी। डेप्रिसिएशन भी कौन क्लेम करेगा? लेजी क्लेम करेगा इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज, बिकॉज हमने डीम्ड ऑनर किसको माना है? लेजी को माना है। हमने डीम्ड ऑनर लेजी को माना है। क्लियर है? सो मैंने अच्छा खासा चिल्ला दिया है इसके ऊपर। आओ जरा पढ़ लें एक बार। सो दो तरह की लीज है, टाइप्स ऑफ लीज, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। What is financial lease? The lease under which risk and rewards are also transferred along with the right to use an asset. What is operating lease? The lease other than financial lease is called क्या? Operating lease. ठीक है, समझ आ गया? स्टिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता मेरा मन नहीं भरा। मैंने कहा जी क्या हुआ? वो कह रहा है इतना लिख देने से कि राइट टू यूज के साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे, इससे ये पता लगाना मुश्किल है कि गिवन लीज फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। मैंने कहा फिर क्या करना है बोलो? वो कहता है मैं आपको 5 इंडिकेटर्स देता हूं। 5 है कि 6 है देख लेते हैं, ऊपर लिखे होंगे मैंने। हाँ 5 ही हैं। वो कह रहा है मैं आपको 5 इंडिकेटर्स देता हूं। अगर इन 5 इंडिकेटर्स में से कोई एक भी इंडिकेटर आपको दिख जाए, इन 5 इंडिकेटर्स में से कोई एक भी इंडिकेटर आपको दिख जाए, तो मान के चलना कि वो लीज कौन सी लीज है? फाइनेंशियल लीज। समझ लो कि परिभाषा को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करी गई है कि डेफिनेशन तो दे दी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर होने चाहिए, पर वो कहता है मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इस डेफिनेशन से, मैं और ज्यादा क्लैरिटी देना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं 5 इंडिकेटर्स दे रहा हूं। अगर 5 में से कोई भी इंडिकेटर पूरा होता हुआ नजर आ गया तो आप समझ लेना कि वो लीज कौन सी लीज है? फाइनेंशियल लीज है। मैंने कहा जी हो जाओ शुरू, बताओ पहला इंडिकेटर क्या है? आओ जरा यहां से पढ़ते हैं। पहला इंडिकेटर है, ये देखो क्या पूरा करना है? एनी ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक पूरा करना है। पहला है लेजी विल ऑटोमेटिकली बिकम्स द ऑनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। लेजी विल ऑटोमेटिकली बिकम्स the owner of the asset at the end of the lease term। सर मतलब इधर देखो, पहली कंडीशन, जिस दिन आपका लीज एग्रीमेंट होता है बच्चे, उस दिन को बोलते हैं इंसेप्शन ऑफ लीज। मान लो 5 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 5 साल हो गया आपका लीज टर्म। समझ गए? 5 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो 5 साल का हो गया आपका क्या? लीज टर्म। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि लीज टर्म खत्म होने पे लेजी क्या बन जाएगा? ऑनर बन जाएगा। लेजी विल ऑटोमेटिकली ऑनर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जैसे ही लीज खत्म होगी लेजी क्या बन जाएगा? ऑनर बन जाएगा। लेजी विल ऑटोमेटिकली बिकम्स द ऑनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ऐसी लीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने फाइनेंशियल लीज बोला है। बाद में बताऊंगा क्यों बोला है, ठीक है? अभी तो मैं सिर्फ कंडीशंस बता रहा हूं, बाद में लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा करा क्यों गया, क्यों इस तरह की लीज को फाइनेंशियल लीज बोला गया। बट फिलहाल समझ लीजिए कि इस तरह की लीज को क्या बोला गया है? फाइनेंशियल लीज बोला गया है। लेजी विल ऑटोमेटिकली बिकम्स द ऑनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। सर कोई एग्जांपल? हाँ है ना, वही कार वाला। आप कार खरीदो, 5 साल तक किस्तें दो, 5 साल बाद क्या कार राम के नाम पे हो जाएगी? राम मतलब
किसी व्यक्ति के नाम पे हो जाएगी, यस हो जाएगी, जिसकी कार है उसके नाम पे हो जाएगी, और ये होगी, बैंक मना नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखा रहता है कि लेजी विल ऑटोमेटिकली बिकम्स द ऑनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। क्लियर है? दूसरा, इधर देखो, पढ़ेंगे, इधर देखो, लेजी हैज द ऑप्शन टू बिकम द ऑनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म at a price which is substantially lower than the market price, and at inception of the lease it is virtually certain that lessee will exercise that option। ये चार्जर लगाना। हाँ जी, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। lessee has the option to become the owner of the asset at the end of lease term। पहले तो यहां तक पढ़ो, लेजी के पास क्या है? ऑप्शन है। किस चीज की ऑप्शन है? ऑनरशिप की ऑप्शन है। लेजी हैज द ऑप्शन टू बिकम द ऑनर ऑफ द एसेट। बच्चे इधर देखो, मैं आपको लिख के समझाता हूं। सुनिए जी, सो ये आपकी लीज टर्म है। हम क्या कह रहे हैं कि लीज टर्म खत्म होने पे लेजी हैज द ऑप्शन ऑफ ऑनरशिप। लीज टर्म खत्म होने पे लेजी हैज द ऑप्शन। पहले में क्या था? ऑप्शन नहीं है, पहले में था लेजी विल ऑटोमेटिकली बिकम द ऑनर, वो बनेगा ही बनेगा। यहां हम कह रहे हैं कि लेजी की मर्जी है, अगर वो चाहे तो लीज टर्म खत्म होने पे ऑनर बन सकता है। और एक और बात लिखी हुई है, at a price which is substantially lower than the market price। उस समय जो एसेट का भाव होगा, लेजी को कौन सा प्राइस ऑफर किया गया है? लोअर प्राइस ऑफर किया गया है। और एक तीसरी बात भी लिखी हुई है कि एट इंसेप्शन ऑफ द लीज इट इज वर्चुअली सर्टन दैट लेजी विल एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। तीन बातें हैं, इधर देखो, बहुत मुश्किल क्लॉज है, बहुत मुश्किल क्लॉज है, ध्यान से समझना, तीन बातें समझनी है। पहला, लेजी के पास ऑप्शन की ऑनरशिप है। मैंने दोस्त को पेंसिल दे दी किराए पे, पेंसिल दे दी, वो कह रहा है, मैंने कहा अगर तेरा मन करेगा 5 साल के लिए तुझे दे रहा हूं, अगर तेरा मन करेगा तो 5 साल बाद खरीद लेना, नहीं मन करेगा मुझे वापस कर देना। वो कहता कितने की दोगे? मैंने कहा उस समय जो भाव होगा उसका 50% ही दे देना बहुत है। कारण है ना बच्चे, उसने 5 साल तक किराया भी तो दिए। तो मैंने कहा उस समय जो भाव होगा उसका 50% ही दे देना, और आज उससे पूछ कि क्या तू बाय करेगा? वो कहता करूंगा। एट द इंसेप्शन इट इज वर्चुअली सर्टन दैट लेजी विल एक्सरसाइज। वो कहता हाँ मैं खरीद लूंगा। तो भी ये लीज कौन सी है? फाइनेंशियल लीज। अब आपको लगेगा ये कैसी भद्दी सी क्लॉज है जिसमें इतनी बातें लिख दी गई। पहला तो लेजी के पास ऑप्शन की ऑनरशिप है, ऑनरशिप नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑनरशिप की ऑप्शन है, और वो प्राइस भी कौन सा है? विच इज सब्सटेंशियली लोअर देन द मार्केट प्राइस। और इंसेप्शन पे लग रहा है, या इंसेप्शन पे लेजी कह रहा है कि मैं ये बाय कर लूँगा। बच्चे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही होते हैं ज़्यादातर जब फ्लैट्स लीज पे लिए जाते हैं। एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जब फ्लैट्स लीज पे लिए जाते हैं। यस,
लेजी से पूछा जाता है कि क्या तुम कल को इसको खरीदना चाहोगे, इसको बोलते हैं फ्री होल्ड कराना। 99 ईयर की लीज पे डीडीए ने फ्लैट दे दिया। हु इज डीडीए? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डीडीए ने 99 ईयर्स की लीज पे मान लो मुझे फ्लैट दे दिया। मुझे डीडीए पूछता है क्या आप इसको फ्री होल्ड कराना चाहेंगे? मैंने कहा मतलब? वो कह रहा है क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल खरीदना चाहेंगे, कौन मना करेगा। वो कहता है ठीक है, हम आपको इस भाव पे दे देंगे। और ज़्यादातर वो भाव सस्ते होते हैं बिकॉज वो आपसे किस्तें भी तो ले रहे होते हैं। समझ आती है बात? सो ज़्यादातर वो भाव जो होते हैं वो सस्ते ही होते हैं। सो ऐसे केसेस को भी बच्चे कौन सा बोला गया है? फाइनेंशियल लीज ही बोला गया है। कि लेजी हैज द ऑप्शन ऑफ ऑनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टर्म एट अ प्राइस विच इज सब्सटेंशियली लोअर देन द मार्केट प्राइस एंड एट द इंसेप्शन इट इज वर्चुअली सर्टन दैट द लेजी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। एक ही एग्जाम्पल है, मेरे ध्यान में तो कोई और एग्जाम्पल आता नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट का। ये एक लौता एग्जाम्पल है फ्लैट्स वाला। ये भी फाइनेंशियल लीज है। मैं फिर कह रहा हूं ये फाइनेंशियल लीज क्यों है ये मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। ये भी फाइनेंशियल लीज है। क्लियर है? तो तीसरा, वेयर लीज टर्म इज इक्वल और substantially equal to the economic life of asset. Where lease term is equal or substantially equal to the economic life of asset. सर मतलब लीज टर्म मैंने क्या बताया था? जितनी देर के लिए आपने लीज पे लिया, मान लो आपका लीज टर्म है 10 साल, तो एसेट की लाइफ भी 10 साल ही है। आपने पूरी टर्म के लिए उसको किराए पे ले लिया। वो कह रहा है ये लीज भी कौन सी लीज है? फाइनेंशियल लीज है। अगर आपने फुल टर्म के लिए उसको किराए पे ले लिया तो ये लीज भी कौन सी लीज मानी जाएगी? फाइनेंशियल लीज ही मानी जाएगी। सर बिल्कुल बराबर चाहिए? नहीं बच्चे, इक्वल और सब्सटेंशियली इक्वल। नाउ व्हाट इज सब्सटेंशियली इक्वल? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। पेपर के लिए आप 90% ले सकते हो। तो 10 साल एसेट की लाइफ है, अगर 9 साल के लिए किराए पे ले लिया तो मैं कहूंगा ये सब्सटेंशियली इक्वल है। पर डिफाइंड नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियली इक्वल। क्लियर है? तो सब्सटेंशियली इक्वल के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप 90% का बेंचमार्क यूज कर सकते हैं, बट स्टिल व्हाट इज सब्सटेंशियली इक्वल ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। सो लीज टर्म इज इक्वल और सब्सटेंशियली इक्वल टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। ये लीज भी फाइनेंशियल लीज है। क्यों है? लॉजिक बाद में इकट्ठा दूंगा। 5th पॉइंट थोड़ा प्रैक्टिकल है, इधर देखो। वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स इज इक्वल or substantially equal to the fair value of asset at the inception of the lease। अरे मैं याद करा दूंगा, फिक्र ना करो, अभी सिर्फ समझते चले जाओ, याद भी करा देंगे। इधर देखो, शुरू से एक बार याद करते हैं। पहला क्या था? लेजी हैज द या लेजी विल ऑटोमेटिकली बिकम द ऑनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, पहला था। दूसरा था लेजी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एट अ प्राइस विच इज सब्सटेंशियली लोअर देन द मार्केट प्राइस। और तीसरा है कि लीज टर्म इज इक्वल टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। फाइन। चौथा है बच्चे, मान लो आपने एसेट 3 साल के लिए किराए पे दिया, तो 3 साल के लिए कोई लीज रेंट पे करेंगे।
उन सारे लीज रेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको हायर परचेज में सिखाया था, जो एफएम पढ़ चुके हैं वो एफएम में भी करते हैं, पर मैंने आपको हायर परचेज में आईआरआर निकालते टाइम प्रेजेंट वैल्यू सिखाया था, सेम बात है। सो मैं दोबारा नहीं बोल रहा, हाँ क्वेश्चंस में फिर से बता दूंगा, क्वेश्चन में फिर से भी याद करा दूंगा प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इज इक्वल और सब्सटेंशियली इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। वो कह रहा है ये लीज भी कौन सी लीज है? फाइनेंशियल लीज है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इज इक्वल और सब्सटेंशियली इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये लीज भी कौन सी लीज हो गई? फाइनेंशियल लीज। ये मैथ्स की कंडीशन है, ये मैथमेटिकल कंडीशन है, मैथ्स है, इसमें चेक करना पड़ेगा आपको। इन सारे लीज रेंटल की क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मान लो फेयर वैल्यू 1 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू 99,000 आ गई, क्या सब्सटेंशियली इक्वल है? यस। आप 90% वाला ही क्राइटेरिया फॉलो करिए। अगेन सब्सटेंशियली इक्वल डिफाइन नहीं है, पर आप 99% वाला ही क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So where present value of lease rental is equal or substantially equal to the fair value of asset, ये लीज भी कौन सी लीज है? फाइनेंशियल लीज है। मैं फिर कह रहा हूं, लॉजिक दूंगा कि इन सबको फाइनेंशियल लीज क्यों माना गया। चलो लॉजिक पहले दे ही देते हैं। सुनो बच्चे, इनको फाइनेंशियल लीज क्यों माना गया। मैं फिर से एक बार कंडीशंस याद दिला दूं ताकि आपको भी याद हो जाए। पहली कंडीशन क्या थी बोलो? लेजी विल ऑटोमेटिकली बिकम्स द ऑनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। दूसरा, लेजी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म एट अ प्राइस विच इज सब्सटेंशियली लोअर देन द मार्केट प्राइस। तीसरा, द लीज टर्म इज इक्वल और सब्सटेंशियली इक्वल टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। चौथा, the present value of leased rental is equal or substantially equal to the fair value of asset। क्लियर है? अब सुनो, मैंने कहा था कि फाइनेंशियल लीज में एसेट किसकी बुक्स में चला जाएगा? लेजी की बुक्स में, उसको डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा। अब ये क्यों माना जाता है उसको डीम्ड ऑनर? सुनो, वो कहता है इन चारों कंडीशंस में आपको दो बातें कॉमन दिखेंगी। एक तो जो लेजी है वो एसेट को पूरा कंज्यूम कर रहा है, प्लस वो एसेट का फुल प्राइस भी पे कर रहा है। दो चीजें हैं। जो लेजी है वो एसेट को पूरा कंज्यूम कर रहा है, प्लस वो एसेट का पूरा प्राइस भी पे कर रहा है। फुल कंज्यूमर है और फुल प्राइस भी पे कर रहा है। वो कह रहा है यही दो कारण होते हैं कि हम कहते हैं कि सिर्फ कागजों में ऑनर लेजर है, बट इन इफेक्ट जो व्यक्ति फुल यूजर है, जो व्यक्ति पूरा पैसा दे रहा है, वही व्यक्ति क्या होता है? ऑनर होता है। आप चेक कर लो, पहली कंडीशन में मैंने लीज टर्म को लास्ट तक चलाया, पूरे पैसे दिए होंगे, एसेट को कंज्यूम भी किया। सेकंड में मैंने लीज एसेट को खरीद लिया, पूरे पैसे दिए, कंज्यूम भी किया। तीसरे में जितनी लाइफ है उतनी देर मैंने रखा, तो पूरा कंज्यूम किया, तो पूरे पैसे वो मुझसे लेगा ही लेगा। चौथी तो कंडीशन ही यही है कि लीज रेंटल की पीवी फेयर वैल्यू के बराबर है, मतलब फेयर वैल्यू जितनी है उतने सारे पैसे मैंने भर दिए। तो जब सारे पैसे मैंने भर दिए तो एसेट कंज्यूम भी मैंने किया। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जो फुल यूजर होता है, फुल प्राइस पे करता है, हम उसको क्या मानते हैं? हम उसको ऑनर ही मानते हैं। कानून चाहे जो मर्जी कहता रहे, कानून की नजर में ऑनर कौन है? लेजर है, बट अदरवाइज हम ऑनर किसको मानेंगे? लेसी को। एक कंडीशन अभी और भी है, आइए जरा वो भी देख लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरे ये सीधी आती है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। where asset is of such specialized nature that it cannot be used by any person
other than lazy without making major modifications. सुनिए जी, वो कह रहा है कि एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर. एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर. इसी बंद कर दो. Asset is of specialized nature that it cannot be used by any person. समझ लो वो एसेट बनाया ही किसके लिए गया है? लेजी के लिए बनाया गया है. स्पेशल उसके ऑर्डर पे तैयार किया गया और उसके अलावा कोई उसको यूज नहीं कर सकता विदाउट मेकिंग मेजर मॉडिफिकेशंस. ये एसेट लेजी के ऑर्डर पे ही तैयार किया गया है. ये जनरल यूजेज वाला एसेट नहीं है. इसको सिर्फ लेजी ही यूज करेगा. अगर किसी और को यूज करना है तो उसको इसमें क्या करने पड़ेंगे? मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ेंगे. बच्चे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एम्बुलेंस. कौन सी कंपनी एम्बुलेंस बनाती है मुझे बताओ? कोई भी नहीं. एम्बुलेंस कोई नहीं बनाता. एक नॉर्मल गाड़ी को कस्टमाइज करके, चेंजेस करके, तोड़ फोड़ करके क्या बनाई जाती है? एम्बुलेंस बनाई जाती है. नॉर्मल गाड़ी को तोड़ फोड़ करके एम्बुलेंस बनाई जाती है. सो बच्चे, अगर कोई हॉस्पिटल एम्बुलेंसेस बनवा रहा है तो क्या उस हॉस्पिटल को उस पूरी एम्बुलेंस के पैसे भरने पड़ेंगे? यस, भरने पड़ेंगे. मान लो वो कह रहा है मुझे 3 साल के लिए किराए पे चाहिए, तो मैं किराया इस हिसाब से फिक्स करूंगा कि मेरी एम्बुलेंस की कॉस्ट कवर हो जाए. कारण वो एम्बुलेंस किसी और ने तो लेनी नहीं. एसेट तो इतना स्पेशल नेचर का है, आम व्यक्ति तो एम्बुलेंस चला नहीं सकता. तो यहां भी वही कंडीशन आ गई कि क्या हमें पूरे पैसे देने पड़ेंगे? यस, देने पड़ेंगे. तो फुल कंज्यूमर आप चाहे नहीं हैं, पर आपको पूरे पैसे यहां भी देने पड़ेंगे. बिकॉज आपने एसेट ऑर्डर पे बनवाया है, और जो चीज ऑर्डर पे बनवाई जाती है उसमें जितना भी खर्चा होता है वो खर्चा तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा. So asset is of such specialized nature that it cannot be used by any person other than the lessee without making major modifications. समझ गए? क्लियर है? सो 5 कंडीशंस हो गए बच्चे, पांचों के पांचों. पहला क्या था? लेजी विल ऑटोमेटिकली बिकम्स द ऑनर. मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए. Lessee will automatically become the owner of the asset at the end of the lease term at a price which is substantially lower than the market price. दूसरा क्या था? Lessee has the option to purchase the asset at the end of the lease term. Sorry, दोबारा बोल रहा हूँ. पहला था Lessee will automatically become the owner of the asset at the end of lease term. दूसरा, Lessee has the option to purchase the asset at the end of lease term at a price which is substantially lower than the market price. तीसरा, lease term is equal or substantially equal to the economic life of asset. चौथा, present value of lease rental is equal or substantially equal to the fair value of asset. और लास्ट था, asset is of such specialized nature that it cannot be used by any person other than lessee without making major modifications. क्लियर हो गया? बुक दे दूंगा आज, ऐप में अपलोडेड मिलेगी आपको. असाइनमेंट टैब के अंदर बुक का वॉल्यूम 1 आज आपको मिल जाएगा. ठीक है? आइए जी, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की. ये तो थ्योरी हो गई सारी की सारी कि व्हाट इज फाइनेंशियल लीज, व्हाट इज
ऑपरेटिंग लीज। जब बुक आ जाएगी तो क्वेश्चन भी कराऊंगा और दिखाऊंगा कि सीधे सीधे सवाल पूछते हैं। ये पांचों की पांचों कंडीशन देता है, कहता है बताना जरा ये ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंशियल लीज है। सीधा सीधे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कोई दिमाग का कार्यक्रम है ही नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सो कितने पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं? पॉइंट नंबर 7, accounting treatment of financial lease. Accounting treatment of financial lease. Accounting treatment of financial lease. सो बच्चे हम दो हिस्सों में इसको पढ़ेंगे, इसको ऐसे ही बना लो, बुक्स ऑफ लेजी और दूसरा बुक्स ऑफ लेजर। बुक्स ऑफ लेजी और बुक्स ऑफ लेजर। सो दोनों की बुक्स में फाइनेंशियल लीज पढ़ना है, ठीक है, लेजी की बुक्स में भी और लेजर की बुक्स में भी। आइए जी, आज हम स्टार्ट करेंगे किसकी बुक्स में? लेजी की बुक्स में, या हम लेजर की बुक्स पहले पढ़ते हैं, क्योंकि लेजर की पढ़ के लेजी की बुक्स पढ़ना इजी हो जाता है। बुक्स ऑफ लेजर। सुनिए जी, एंट्रीज तो बच्चे ज्यादातर हायर परचेज वाली ही हैं, पर वो एंट्रीज करने का तरीका बहुत अलग है। लिखो एंट्री नंबर 1। नंबर 1 लिखिए, ये ऐसे लिखिए, फॉलोइंग एंट्रीज आर जनरलाइज्ड following entries are generalized in the books of leisure. Following entries are generalized in the books of leisure. Number 1, lease receivable account debit to sale. लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। आप ना लिखो भी, मैं बाद में आपको फॉर्मली लिखवा दूंगा। लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। सर ये क्या एंट्री है? मैंने पहले ही बोला था कि लेजर के लिए ये क्या होती है? सेल होती है। तो सर लेजर ने लीज रेंटल्स रिसीव करने होते हैं। अब वो लीज रेंटल्स किससे रिसीव करने होते हैं? वो लीज रेंटल रिसीव करने होते हैं लेजी से। तो सर फिर लेजी अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया गया? बच्चे इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि लेजी अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं किया गया। तो लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री है। लीज रेंटल मिलने हैं, वो डेटर बना दिया, लीज रिसीवेबल एक डेटर अकाउंट है और मेरा एसेट बिक गया टू सेल। पर द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? बच्चे ये एंट्री होगी नेट इन्वेस्टमेंट से।
एंट्री होगी किससे? नेट इन्वेस्टमेंट से। बस, अब लंबी बात है, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। सर व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बिल्कुल नहीं लिखना, मैं अपने आप लिखवाऊंगा। बच्चे, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नवी समस्या खड़ी हो गई। सर ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिलहाल आधी अधूरी बात बोल रहा हूँ, बाद में पूरी बात बोलूंगा। बच्चे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, जो भी लेजर को लीज रेंटल रिसीव होने हैं, सच लीज रेंटल्स आर नोन एज क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, जो भी लीज रेंटल्स रिसीव होने होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मन है कि एक बार पूरा बता दूं? यस, मन है कि पूरा बता ही दूं एक बार, क्योंकि अदरवाइज आपको बच्चे लॉजिक नहीं समझ में आएगा। बात तो समझ में आ जाए, कर तो लोगे, क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, पर मतलब अंदर से मजा नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है सर। ये तो मतलब परिभाषा होगी ना, नेट इन्वेस्टमेंट ले लो, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, लीज रेंटल। तो सर ये मतलब क्या मतलब है ना, मतलब आपका भी मन करेगा ना कि सर ये क्या कर रहे हो, बता दूं? यस, बता ही डालो सर। आओ जरा सुनो ध्यान से, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का लॉजिक क्या है। सुनिए जी, मान लो मैं कार खरीदने गया, मैंने कहा जी कार कैश लेनी है, रेट बताओ। वो कहता है 1,00,000 रुपया। कैश लेनी है, मैं कहता जी ठीक है 1,00,000 रुपया। मैंने कहा किस्तें कर दो। वो कहता ठीक है जी, किस्तों पे लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितना? 10%। मैंने कहा जी कितनी इंस्टॉलमेंट्स लोगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स? वो कहता है 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स दे देना, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स दे देना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स दे देना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ब्याज लगा के 5 इंस्टॉलमेंट्स दे देना। सुनिए जी, मैंने कहा जी ठीक है, किस्त बना के दिखाओ कितनी है। वो कहता है ऐसे है कि 1,00,000 रुपया तो प्रिंसिपल है, तो आपका 20,000 तो हर किस्त में प्रिंसिपल होगा, और साथ में क्या लगेगा? इंटरेस्ट। ऐसे लगेगा, इधर देखो, आज 1,00,000 रुपये प्राइस है, तो 1,00,000 के ऊपर 10% ब्याज लगेगा, कितना? 10,000। 20,000 का प्रिंसिपल, तो पहली किस्त कितनी हो गई? 30,000। समझ गए? समझ गए? नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1,00,000 के ऊपर 10% ब्याज, कितना? 10,000। 20,000 का प्रिंसिपल, तो किस्त कितनी हो गई? 30,000। तो अगला ब्याज किस पे लगेगा? 80,000 पे, कितना? 8,000। तो किस्त कितनी बनेगी? 28,000। फिर 6,000, 26,000, फिर 24,000, फिर 4,000, 24,000, और फिर 2,000 और 22,000। वो कहता है ये आपकी 5 किस्तें हैं सर, 30, 28, 26, 24 और 22,000, ये आपकी 5 किस्तें हैं, ये 5 किस्तों में पैसे दे दो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि जो पहली एंट्री करनी है वो इन सारी किस्तों की प्रेजेंट वैल्यू से करनी है। जो पहली एंट्री करनी है वो इन सारी किस्तों की प्रेजेंट वैल्यू से करनी है, और जानते हो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1,00,000। सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n।
1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, यही होता था। तो इन सब की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको याद होगा, नहीं भी याद है सो मैं बता दूंगा, आगे जाके बता दूंगा। सो बच्चे वो 1 लाख आएगा। तो सर एएस सीधा ही क्यों नहीं बोल देता कि एंट्री कैश प्राइस पे कर लो? सीधा भी तो बोल सकते, उल्टा क्यों कान पकड़ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल पे एंट्री करो? सीधा क्यों नहीं बोल देता कि कैश प्राइस पे एंट्री कर लो? बच्चे नहीं बोल सकता, बिकॉज उसने ये थोड़ा ना बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल ले लो। वो कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ले लो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में लीज रेंटल प्लस और भी बहुत कुछ आता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में लीज रेंटल्स प्लस और भी बहुत कुछ आता है, इसलिए वो सीधा नहीं कह सकता कैश प्राइस पे ले लो। अगर आपको सिर्फ लीज रेंटल की ही पीवी करनी है बच्चे, वो तो हमेशा कैश प्राइस के बराबर ही आएगा। सो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल कैश प्राइस ही है, पर उल्टा इसलिए बोला गया कि उसको साथ में और भी बहुत सारी चीजें ऐड करवानी है। वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है कि वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल निकलवा रहा है। मैं फिर लीज रेंटल बोल रहा हूं, करेक्ट वर्ड इज क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकलवा रहा है, ये कारण है। क्लियर है? उल्टा कान पकड़ा गया है, सीधा नहीं बोला गया। पता है हायर परचेज में आप पहली एंट्री कैश प्राइस से ही करते थे 1 लाख से, क्योंकि वहां सिर्फ लीज रेंटल ही होते थे, तो पीवी पूवी करने की जरूरत नहीं, वो कैश प्राइस के बराबर ही आता है। पर यहां कुछ और भी आने वाला है थोड़ी देर में, और वो कुछ और को संभालने के लिए कान को उल्टा पकड़ना पड़ा कि इन सारे लीज रेंटल की पीवी निकाल लो। पीवी निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जो ब्याज का रेट होगा। ये ब्याज का रेट कौन डिसाइड करता है? लेजर के लेजी? अरे लेजर डिसाइड करता है, लेजी कैसे ब्याज का रेट डिसाइड कर सकता है? क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो ब्याज का रेट लेजर डिसाइड करेगा। तो पहली एंट्री होगी किससे? नेट इन्वेस्टमेंट से। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मैंने बहुत ब्रीफ समझाया है, इसको तो मैं जितना मर्जी डिटेल में लेके जा सकता हूं, पर उसके लिए आपको एफएम की नॉलेज चाहिए, और एफएम अभी तक आप लोगों ने ज्यादा पढ़ नहीं रखा होता, ये दिक्कत है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? सॉरी, पहली एंट्री होगी नेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी मोटा मोटा समझ आ गया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? लीज रेंटल्स। सर पूरा बताओ, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? बच्चे 3 चीजें आती हैं जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। पहले आते हैं लीज रेंटल्स। पहले आते हैं क्या? लीज रेंटल्स। सर दूसरा बच्चे इसमें आता है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का हिंदी में शब्द मीनिंग बताता हूं। लेजर को क्या क्या रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेजर को क्या क्या रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक तो बच्चे लेजर को मिलने वाले हैं क्या? लीज रेंटल्स। दूसरा लेजर को मिलने वाली है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। याद है मैं लेजी से पूछ रहा था क्या तुम फ्लैट को फ्री होल्ड कराना चाहोगे? वो कहता था बिल्कुल करा लेंगे। सो अगर वो फ्लैट को फ्री होल्ड कराएगा, मुझे लिख के देगा कि हाँ मैं फ्री होल्ड कराऊंगा, दैट इज कॉल्ड गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, कि गारंटी दे दी उसने कि वो मुझे ये वैल्यू पे करेगा। ये भी तो मिलेगा, पर ये गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू या तो लेजी देगा। अब 99 ईयर की लीज है तो लेजी कहां से देगा? ऑन बिहाफ ऑफ लेजी भी दे सकते हैं, या फिर ये गारंटी कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है।
आपको तीनों में से क्या लेना है? हायर लेना है। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेजी ऑन बिहाफ ऑफ लेजी और बाय थर्ड पार्टी विच एवर इज हायर। सर लेजी तो समझ में आता है, ऑन बिहाफ ऑफ लेजी भी समझ में आता है। व्हाट इज दिस थर्ड पार्टी सर? ये थर्ड पार्टी क्या है? सुनो बच्चे, मैंने फ्लैट किराए पे दिया, मैंने लेजी से पूछा फ्री होल्ड कराओगे? वो कह रहा है जी करा लेंगे, क्या दिक्कत है? पर बच्चे सिर्फ इतना बोल देने से ज़रूरी थोड़ा है वो फ्री होल्ड करा लेगा। अगर उसने ना कराया तो ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं कि किसी थर्ड पार्टी से भी फॉर्म भरवा लेती हैं। कोई बिल्डर होते हैं, उनसे फॉर्म भरवा लेती हैं कि अगर ये फ्री होल्ड लेजी ने ना कराया क्या आप खरीद लेंगे? वो कहते हैं जी खरीद लेंगे, क्या करना है, फॉर्म ही तो भरना है, 99 ईयर्स बाद देखेंगे क्या करना है। सो 3 तरह की जीआरवी हो सकती है, बाय लेजी, ऑन बिहाफ ऑफ लेजी और बाय थर्ड पार्टी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने नहीं बोला, पर आपकी और मेरी यही अजम्पशन होगी कि हम दोनों में से क्या लेंगे? हायर कंसिडर करेंगे, कि जो ज्यादा पैसे देगा हम तो उसको दे देंगे, बात खत्म, ये मान के। एक चीज बच्चे इसमें और भी प्लस होती है, दैट इज कॉल्ड यूजीआरवी। व्हाट इज यूजीआरवी? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, यूजीआरवी। सर ये क्या है? लेजी को लगता, लेजर को लगता है अगर इन तीनों ने फ्री होल्ड ना कराया तो मैं 99 ईयर्स बाद जाके इसको बाजार में बेच दूंगा, और जिस वैल्यू पे बेचूंगा दैट इज कॉल्ड क्या? रेजिडुअल वैल्यू। मान लो आपकी जीआरवी 40,000 है, 40,000 इज द जीआरवी। आपको लगता है अगर इन तीनों ने फ्री होल्ड ना कराया मैं बाजार में जाके 50,000 का बेच दूंगा। बच्चे उस 50,000 को बोलते हैं आरवी। व्हाट इज आरवी? रेजिडुअल वैल्यू। तो फिर अनगारंटेड कितना हो गया? 50,000 माइनस 40,000 कितना? 10,000। अरे 40 भी तो 50 में है ही है ना, वो गारंटी 40 के दे रहे हैं। मुझे लगता है अगर उन्होंने फ्री होल्ड ना कराया तो मैं जाके इसको 50 का बेच दूंगा। समझ आ गई बात? दिस इज कॉल्ड अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटी कोई नहीं है इसकी। कैसे निकाला यूजीआरवी मैंने? ध्यान से देखो, आरवी माइनस जीआरवी। क्लियर है? थोड़ी टेक्निकल बात है मुझे पता है, पर मैं बहुत आराम से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सो दोबारा बोल रहे हैं, आंखें बंद करके सुनना है। लेजर की बुक्स बना रहे हैं फाइनेंस लीज में। पहली एंट्री लेजर क्या करेगा? लीज रिसीवेबल टू सेल। लीज रिसीवेबल मतलब डेटर इतने पैसे लेने हैं, टू सेल, सेल उसकी हो चुकी है। किस अमाउंट से एंट्री होगी? नेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? 3 चीजों का टोटल, लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। जीआरवी 3 लोगों का, जीआरवी बाय लेजी, जीआरवी ऑन बिहाफ ऑफ लेजी, जीआरवी बाय थर्ड पार्टी, आपको हायर लेना है, प्लस यूजीआरवी। हाउ टू कैलकुलेट यूजीआरवी? आरवी माइनस जीआरवी। बस एक बात का ध्यान रखना कि यूजीआरवी नेगेटिव ना हो जाए। यूजीआरवी कैन नॉट बिकम नेगेटिव। सर मतलब मान लो आपका रेजिडुअल वैल्यू 25,000 है और जीआरवी 40,000 है, तो फिर यूजीआरवी माइनस 15 नहीं लिख सकते ना, नेगेटिव नहीं करना, मैक्सिमम 0 लिख सकते हैं, उससे नीचे आप नहीं जा सकते, मिनिमम 0 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? ओके है, टेक्निकल बात है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे करनी है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से समझा दूंगा एक बार कि प्रेजेंट वैल्यू का लॉजिक क्या होता था। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? चलो अब इसको लिख लेते हैं। सो हमने दिया था फॉलोइंग एंट्रीज आर जनरलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ लेजर। ये एंट्री लिख लो।
इसके बाद तो बच्चे बहुत इजी है। ये एंट्री लिखो पहले जल्दी, इसके बाद मैं नीचे नोट्स लिखवाऊंगा, जितनी मैंने सत्संग किया है पिछले आधे घंटे में वो सारा लिखवाऊंगा। लिखिए जल्दी। ओके, लिख लिया है? लिखिए नीचे बच्चे नोट्स। फिक्र नहीं करना है, अभी मैंने थ्योरी समझाई है, इसको मैं एक एक बात को प्रैक्टिकल के जरिए भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी पीवी कैसे करनी है सब बातें बताऊंगा, फिक्र नहीं करनी है, सिर्फ सुनते चले जाना है। नंबर 1, द अमाउंट ऑफ, लिखिए अब साथ साथ, above entry will be net investment. Number 2, net investment means present value of gross investment. Third, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते थे? सबसे पहले क्या लेना है? लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू GRV बाय लेजी और ऑन बिहाफ ऑफ लेजी और बाय थर्ड पार्टी। और तीनों में से क्या लेना है? हायर लेना पड़ेगा आपको तीनों में से। और प्लस करना है इसमें अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू यानी कि UGRV। सो टेक्निकली देखा जाए तो पीवी ऑफ लीज रेंटल, पीवी ऑफ GRV प्लस पीवी ऑफ UGRV करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। नोट नंबर 4, UGRV is equal to RV minus GRV। UGRV is equal to RV minus GRV, स्टार लगा के लिखो। UGRV cannot becomes negative, UGRV cannot becomes negative, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। फिर बच्चे एक शब्द आता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। बच्चे मैं फिर कह रहा हूं, मैं प्रेजेंट वैल्यू अभी नहीं समझाई है, मैं प्रेजेंट वैल्यू आपको अच्छे से समझा दूंगा, अभी टेंशन ना लीजिए। सो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम अभी सिर्फ लिखिए, अब मैं यहां से कुछ नहीं समझाऊंगा, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिर्फ लिख लीजिए आज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, कोई दिमाग का काम नहीं। एंट्री नंबर 2 लिखिए, ये पहली एंट्री हो गई। अब मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, सिर्फ लिखिए, अब समझने का कार्यक्रम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर डाउन पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट to lease receivables। Third, for recording of फाइनेंस इनकम, कोई दिमाग का काम नहीं, हालांकि ये एंट्रीज हायर परचेज वाली हैं, फिर भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।
लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम। नंबर 4, फॉर रिसीट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। और 5वां, फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस इनकम, तो फाइनेंस इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। मैं अगली क्लास में फिर से ये सारी बातें एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा और प्रेजेंट वैल्यू भी समझाऊंगा। आज तो मैंने लॉजिक दिया कि प्रेजेंट वैल्यू करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, मैं फिर एक बार बताऊंगा। बट फिर भी एडवाइजेबल है कि हायर परचेज का IRR वाला टॉपिक एक बार रिवाइज करके आइएगा। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।